बच्चों, आपका स्वागत है अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल रियल एजुकेशन क्लास 10th में। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इसका लघुत्तरीय प्रश्न को जानेंगे, ठीक है ना। जो 2 नंबर का आपका एग्जाम में पूछा जाता है, दो नंबर वाला जो लघुत्तरीय होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कि जानेंगे, ठीक है ना। अगर कल के वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए थे, ठीक है ना। उसमें लगभग 40 के आसपास, 40-50 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वो पूरा देखे थे, जिसमें से 6 नंबर आपका फिक्स है, ठीक है ना। 6 मार्क्स आपका 100% फिक्स है। इस चैप्टर से अर्थव्यवस्था और आजीविका चैप्टर से आपका ऑब्जेक्टिव में 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 6 नंबर हम बता चुके हैं कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाके देख लीजिएगा। चलिए प्यारे साथियों, देखते हैं आज के वीडियो में हम लोग कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यारे साथियों, अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए, ठीक है ना। प्यारे साथियों, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए अब देखते हैं कौन कौन से ऐसे प्रश्न है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था और आजीविका, जो देखिए चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका, ठीक है ना। इसका आज लघुत्तरीय प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। इसमें से हम आपको बताएंगे, कम देखिए इसमें से दो दो प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। ज़्यादा नहीं पूछा जाता, 2 को ही प्रश्न पूछा जाता है। और 2 यानी कि 2-2 यानी कि 2 नंबर का एगो रहता है, तो यानी कि 2 प्रश्न आपका 4 नंबर का हुआ है ना। इस चैप्टर से 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 6 नंबर का सब्जेक्टिव, यानी कि कुल मिला जुलाकर आपका 10 नंबर का इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। कोयला एवं लौह उद्योग ने औद्योगिकरण की गति प्रदान की, कैसे। जो कोयला और लौह है ना, कोयला और लौह उद्योग है, औद्योगिकरण की गति को प्रदान की, ठीक है ना। कैसे की, उसका कैसे बताना, प्रोसेस बताना कि वो कैसे करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर है वस्त्र उद्योग की प्रगति कोयले एवं लौह के उद्योग पर बहुत अधिक निर्भर करती है। जो वस्त्र उद्योग यानी कपड़ा उद्योग की जो प्रगति होती है, काम होती है, वो कोयला और लौह उद्योग पर बहुत ही ज़्यादा क्या अधिक निर्भर करती है। उसमें तालमेल होता है, मतलब एक समान रहते हैं। इसीलिए अंग्रेजों ने इन उद्योगों पर बहुत अधिक ध्यान दिया था। इसलिए जब अंग्रेज आए थे तो इसी सभी उद्योग पे क्या दिए थे, बहुत ज़्यादा उन्होंने ध्यान दिया था। इंग्लैंड में लौह और कोयले की प्रचुर मात्रा की खानें थी। जो इंग्लैंड में यानी कि लंदन में लोहे लोहे और कोयले की प्रचुर मात्रा में क्या थी, खानें थे, यानी कि प्रचुर मात्रा में लोहा और कोयला भरा हुआ था। सन 1815 में हम्फ्री डेवी ने खानों में काम करने के लिए एक सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था, ठीक है ना। खानों में यानी कि जहाँ पे खोना जाता था कोयला वोयला, वहाँ पे जलाने के लिए, बल्ब जलाने के लिए एक लैंप का, हाँ ठीक है ना, एक लैंप का आविष्कार किया था। 1815 में हेनरी बेसेमर ने एक शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौ लौ उद्योग और भी अधिक बढ़ावा दिया, और भी अधिक क्या किया, बढ़ावा दिया। इस तरह क्या करते हैं, इस तरह कोयला एवं लौह उद्योग के औद्योगिकरण की प्रगति हुई, ठीक है ना, काम जारी हुआ। तो आप लोग समझ गए, पहले क्या हुआ था, वस्त्र उद्योग और कोयले उद्योग में क्या है, तालमेल बहुत ज़्यादा निर्भर करती है। फिर क्या था, जो इंग्लैंड में कोयला और लोहे की प्रचुर मात्रा में खदानें थी। इसीलिए जो अंग्रेज आए थे तो सबसे पहले उसी पर ध्यान दिए थे। 1815 में हम्फ्री डार्विन ने, ठीक है ना, काम करने के लिए यानी कि प्रकाश के लिए लैंप का आविष्कार किया, एक लैंप का आविष्कार किया। फिर 1815 में हेनरी बेसेम ने शक्तिशाली भट्ठी विकसित करके लौह उद्योग और अधिक बढ़ावा दिया। इस तरह कोयले और लौह का उद्योग औद्योगिकरण की प्रदान की गई। चलिए 2 नंबर देखिएगा प्रश्न कि औद्योगिकरण क्रांति से आप क्या समझते हैं। औद्योगिक की क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ उत्पादन प्रणाली में हुए उन आधारभूत परिवर्तनों से है। कौन से हैं, जो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है कि उत्पादन यानी कि उत्पन्न होते समय जो प्रणाली पर आधारभूत परिवर्तनों से है, जिनके फलस्वरूप जनसाधारण को अपनी परंपरागत कृषि व्यवसाय एवं घरेलू उपयोग धंधों को छोड़कर नए प्रकार के उद्योगों में काम करने तथा यातायात के नवीन संसाधनों
का प्रयोग का अवसर मिला है। जिनको क्या मिला है, तो कृषि में, व्यवसाय में, घरेलू धंधा को छोड़कर दूसरी जगह काम करना, यातायात कामों करने में क्या हुआ है, अवसर प्रदान हुआ है। यह क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में 18वीं सदी में, ठीक है ना। यह क्रांति कहाँ पर, तो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले इंग्लैंड में 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई थी। उत्तरार्ध में हुई थी। उद्योगों में मानव श्रम का स्थान मशीनों ने ले लिया था। जो उद्योग थे वहाँ पे मानव जाति का स्थान कौन ले लिए थे, तो मशीनों ले लिए थे, ठीक है ना। जहाँ पर मानव का काम था वहाँ पे कौन, अब स्थान पर मशीनें काम करने लगी थी। औद्योगिक क्रांति में न तो राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात का, ठीक है ना। जो औद्योगिक क्रांति थी उसमें ना ही राजसत्ता का परिवर्तन हुआ और न ही रक्तपात का। यह क्रांति किसी निश्चित अवधि तिथि को नहीं हुई, इसका नियंत्रण विकास होता रहा। यह जो है क्रांति वो कोई निश्चित अवधि यानी कोई निश्चित दिन के दिन नहीं हुई, इसका जो नियंत्रण है विकसित होता रहा है। अभी भी क्या हो रहा है, इसका नियंत्रण विकसित होता रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा 3 नंबर, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं। इस वीडियो में प्यारे साथियों हम लोग ज़्यादातर औद्योगिकरण से रिलेटेड ही टॉपिक जानेंगे। तो प्रश्न संख्या 3 क्या है, आदि औद्योगिकरण किसे कहते हैं या फिर आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। दोनों का मतलब क्या होगा, सेम प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यूरोप और इंग्लैंड में कारखानों में उत्पादन होने के पूर्व की स्थिति को इतिहासकारों ने आदि औद्योगिकरण का नाम दिया। आदि औद्योगिकरण का क्या क्या नाम दिया। इस समय भी बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन होता था, परंतु वह उत्पादन एक जगह कारखानों में न होकर दूसरे एक जगह कारखानों में न होकर दूर दरार के गांवों में तथा घरों में होता था। मतलब जो उत्पादन होता था वह एक जगह पे नहीं होता था, दूसरे कारखानों में क्या हुआ, दूसरे घर के दरवाजे पर इसका कारखाना का ये तैयारी किया गया, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं अब। औद्योगिक आयोग की स्थापना कब और उसका क्या उद्देश्य था। जो औद्योगिक आयोग का स्थापना हुआ था वो कब हुआ था और उसका क्या उद्देश्य था। देखिएगा, औद्योगिक आयोग की नियुक्ति सन 1916 में, यानी कि औद्योगिक आयोग का स्थापना सन 1916 ईस्वी में हुई थी। भारतीय उद्योग तथा व्यापार के भारतीय वित्त से संबंध उन क्षेत्रों का पता लगाना जिसे सरकार सहायता दे सके, जिसे सरकार क्या कर सकते हैं, सहायता दे सकते हैं। इसी के लिए क्या किए हैं, तो औद्योगिक आयोग की स्थापना किया गया है। चलिए प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। औद्योगिकरण के क्या कारण थे। औद्योगिकरण के क्या कारण थे, तो औद्योगिकरण के महत्वपूर्ण कारण निम्नलिखित थे, जैसे नए नए मशीनों का आविष्कार करना, फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत करना, कोयले एवं लौह की प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना, फिर सस्ते श्रम को उपलब्धता, यातायात की सुविधा देना। तो औद्योगिकरण के क्या निम्नलिखित यानी अलग अलग क्या थे, का अलग अलग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण थे। जैसे क्या करना, नए नए मशीन का आविष्कार करना, फिर फैक्ट्री बैठाना, कोयले एवं लोहे को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करना, निकालना, खनन खोदना, फिर सस्ते श्रम में उपलब्धता यानी कम समय में कम मतलब आपका पैसा में क्या हो जाता है, काम हो जाना, फिर यातायात की सुविधा यानी कि बहुत चीज़ों की आपकी सुविधा, यही क्या कहलाता है, औद्योगिकरण का कारण कहलाता है। प्रश्न संख्या 6 देखिएगा। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, 6 नंबर प्रश्न है, औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो औद्योगिकरण अथवा उद्योगों की बृहत रूप में स्थापना उस औद्योगिक क्रांति की देन है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। मानव के श्रम के द्वारा न होकर किसके द्वारा होता है, तो मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहत पैमाने पर होता है और जिसकी खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। जिसके खपत के लिए क्या होता है, तो बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण का एक प्रेरक तत्व उसका औद्योगिकरण होता है। किसी भी देश के आधुनिकीकरण के एक प्रेरक तत्व का उसका एक औद्योगिकरण होता है।
अतः औद्योगिकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उत्पादन मशीनों के द्वारा कारखानों का में होता है। जिसमें क्या होता है तो मशीनों का उत्पादन कारखानों में होता है। इस प्रक्रिया में घरेलू घरेलू उत्पादन यानी कि पद्धति का स्थान कारखाना पद्धति ले लिया। इस तरह क्या किए तो घरेलू उत्पादन पद्धति का जो स्थान था वो कारखाना पद्धति ने ले लिया। ठीक है, 6 नंबर आपको प्रश्न समझ में आया? कमेंट करके बताइएगा कि 6 नंबर आपको प्रश्न समझ में आया कि नहीं। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारणों को बताएं। ठीक है ना, फैक्ट्री प्रणाली के विकास के किन्हीं दो कारण को आपको बताना है। तो फैक्ट्री प्रणाली के विकास के निम्नलिखित दो कारण थे। देखते हैं, मशीनों एवं नए नए यंत्रों का आविष्कार करना। मशीन का और नए नए यंत्रों का यानी नए नए डिवाइस का यानी कि यंत्रों का क्या करना, आविष्कार करना, खोज करना। फिर उद्योग तथा व्यापार के नए नए केंद्रों के विकास ने फैक्ट्री प्रणाली को विकसित किया। क्या किया तो जो उद्योग था, व्यापार था, उसमें क्या नए नए केंद्रों के विकास की फैक्ट्री प्रणाली का क्या होता था, होता था। ठीक है ना, उसमें विकसित किया जाता था। तो यही क्या है, फैक्ट्री प्रणाली के दो को क्या है, कारण है। दो को क्या है प्यारे साथियों, तो कारण है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा। चलिए 8 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 को, कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल किसने स्थापित की? कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल किसने स्थापित की और कब की? तो कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल की स्थापना सन 1917 में हुई थी। कितना में? तो कलकत्ता में पहली देसी जूट मिल की स्थापना सन 1917 में हुई थी। एक मारवाड़ी व्यवसाय सेठ हुकुम चंद्र ने किया था। एक मारवाड़ी व्यवसायी जो सेठ थे, हुकुम चंद्र ने, उन्हीं के द्वारा पहला कलकत्ता में देसी जूट मिल का स्थापना किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 को, औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? जो औद्योगिकरण था, वो औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? तो आइए जानते हैं किस तरह प्रभावित किया। औद्योगिकरण के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखाने स्थापित हुए, जिसके कारण लघु तथा कुटीर उद्योग का पतन हो गया। क्या हो गया? लघु तथा कुटीर उद्योग का क्या हो जाता है? पतन हो जाता है। कारखानों में रोजगार की तलाश में गांवों में बेरोजगार लोगों का समूह शहरों की ओर आने लगा। उन्होंने शहरों में नौकरियां ढूंढने में अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अनेक प्रकार की क्या करना पड़ा? तो कठिनाइयों का उनको सामना करना पड़ता था। फिर कारखानों में श्रमिकों को अस्थायी नौकरी नहीं मिलती थी। जो कारखाना था उसमें श्रमिक को यानी कि मजदूरों को एक अस्थायी नौकरी क्या नहीं मिलती थी। अनेक मजदूर को काम का मौसम पर्याप्त होने के बाद नौकरी से हटा दिया जाता था। यानी कि जैसे ही काम खत्म हुआ, मजदूर को जो नौकर था उसको क्या कर दिया जाता था? नौकरी से हटा दिया जाता था। औद्योगिकरण ने मजदूरों की आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उसके पास दैनिक उपयोग की वस्तुओं को खरीदने के लिए धन नहीं रहता था। क्या किया? तो औद्योगिकरण ने मजदूरों को ऐसी आजीविका को इस तरह प्रभावित किया कि उनके पास जो अभी भी खाने के लिए पैसा या फिर धन नहीं रहता था। शहरों में उनके रहने ठहरने की समुचित व्यवस्था नहीं थी। माने शहर में क्या वो 2-4 दिन रह सके या फिर ठहर सके, ऐसी कोई भी व्यवस्था नहीं बनाई गई थी। प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे कि भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ था? भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ था आखिर, है ना? तो चलिए जानते हैं भारत में निरुद्योगीकरण क्यों हुआ था। 1850 के बाद अंग्रेजी सरकार की औद्योगिक नीतियाँ, मुक्त व्यापार की नीति, भारतीय वस्तुओं के निर्यात पर सीमा और परिवहन शुल्क लगाने, रेलवे कारखानों में अंग्रेजी पूंजी निवेश, भारत में अंग्रेजी आयात बढ़ावा देने इत्यादि के फलस्वरूप उद्योगों का विनाश हुआ। उद्योगों का क्या हो गया? विनाश हो गया। आगे कारखानों की स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी। कारखानों की क्या हुई? स्थापना की प्रक्रिया बढ़ी।
जिससे देसी उद्योग अपना महत्व खोने लगे। जिससे जो गांव के लोग थे, देसी लोग, यानी कि वो लोग क्या करते, अपना महत्व को खोने लगे, लॉस कर दिए, खोने लगे। इससे भारतीय उद्योग का निरोधीकरण हुआ। इससे भारतीय उद्योग का क्या हुआ, निरोधीकरण, यानी कि नाश हुआ। ठीक है ना। अगला प्रश्न को देखते हैं। चलिए अगला देखिएगा 11 नंबर कि सस्ते सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। सस्ते श्रम ने किस प्रकार औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया। तो इसका उत्तर देखते हैं। सस्ते श्रम की उपलब्धियां औद्योगिकरण के विकसित के लिए क्या था, आवश्यक था। जो सस्ते श्रम की उपलब्धियां थी वो औद्योगिकरण के विकास के लिए क्या था, आवश्यक था। ब्रिटेन में बाड़ा बंडी अधिनियम 1792 ईस्वी में लागू हुआ था। बांडाबाड़ी प्रथम के कारण जमींदारों ने छोटे छोटे खेतों को खरीदकर बड़े बड़े फर्म स्थापित किए। छोटे छोटे खेतों को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और एक बड़ा बड़ा फर्म स्थापित करते हैं। किसान भूमिहीन मजदूर बन गए। किसान क्या हो गए, भूमिहीन मजदूर बन गए, यानी कि जैसे भूमि से कुछ मिला ही नहीं वैसे मजदूर बन गए। बांडा बांडी कानून के कारण देखभाल भूमि सरकार कारखानों में काम करने के लिए मजदूर हुए। ये कम मजदूरी पर भी काम करने को बाधित थे। ठीक है ना। यह कम मजदूरी पर भी क्या करते थे, काम करने के लिए बांध देते थे। आगे है, इस सस्ते श्रम ने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता की। परिवार स्वरूप औद्योगिकरण का मार्ग क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। औद्योगिकरण का मार्ग क्या हुआ, प्रस्ताव हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे 12 नंबर 1881 के प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट का परिचय दें। क्या 1881 का जो प्रथम का कारखाना अधिनियम था उसका परिचय आपको देना है, अपने शब्दों में उसका परिचय दे। तो चलिए देते हैं परिचय। 1891 में पहली फैक्ट्री एक्ट कारखाना अधिनियम पारित हुआ था। सबसे पहला जो कारखाना फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो कब, तो 1881 में। कितना, 1881 में पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। इसके द्वारा 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाने में काम करने पर बाध्य लगाया गया। जैसे कि 7 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको काम करने से क्या प्रतिबंध लगाया गया। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए काम के घंटे तक किए गए तथा महिलाओं के भी काम के घंटे एवं मजदूरियाँ तय की गई। ठीक है ना। बाद में क्या किया कि 12 वर्ष के जो बच्चे और जो भी महिलाएं काम करती थी उनकी मजदूरिया को क्या किया गया, तय किया गया कि आपको इतना वेतन पर मंथ मिलेगा। ठीक है ना, या फिर दिन का या फिर महीना का वेतन इतना मिलेगा। प्रश्न संख्या 13 देखिएगा, घरेलू और कुटीर उद्योग की परिभाषा करें। परिभाषा दें, यानी कि घरेलू और कुटीर उद्योग क्या होता है। ठीक है ना, उसके बारे में आपको बताना है। चलिए, घरेलू उद्योगों में मशीनों का उपकरण नहीं होता था। घरेलू जो उपकरण होते हैं, उद्योग होते हैं, उनमें मशीनों का क्या होता है, उपकरण नहीं होता है। जैसे खाद प्रसंस्करण, निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना, कांच का सामान बनाना, वस्त्र निर्माण, चमड़े का सामान बनाना, फर्नीचर निर्माण आदि, ये सभी क्या थे, तो ये कुटीर यानी कि घरेलू उपयोग में नहीं होता था। फिर आगे है कुटीर उद्योग उपभोक्ता वस्तुओं से अत्यधिक संख्या को रोजगार तथा राष्ट्रीय आय का अधिक समान वितरण सुनिश्चित करते थे। इसमें क्या करते थे, तो राष्ट्रीय आय की जो क्या थी, अधिक बढ़ावा देते थे। फिर एक कुटीर उद्योग जनसंख्या के बड़े शहरों में प्रभाव को रोकता है। जो कुटीर उद्योग थे वो जनसंख्या के बड़े शहरों में, जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या है, बड़े शहर है, वहाँ के प्रभाव को क्या करते हैं, ये रोकते हैं, यानी कि रोकने का काम करते हैं। प्रश्न संख्या 14 है, इंग्लैंड ने अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या किया। जो इंग्लैंड था वो अपने वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा काम किए या फिर क्या किए, चलिए देखते हैं। इंग्लैंड में यांत्रिक युग का आरंभ सूती वस्त्र के उद्योग से होता है। जो इंग्लैंड में जो यांत्रिक युग का जो आरंभ होता है वो सूती वस्त्र उद्योग से होता है।
में लंकाशायर के वैज्ञानिक जॉन ने फ्लाइंग शटल नामक मशीनें बनाई। इससे बुनाई की रफ्तार बढ़ी और शीत की मांग बढ़ गई 1765 में ब्लैक बर्न ने जेम्स हार्विज ने स्पिनिंग जेनी बनाई जिससे शत की कटाई 8 गुना बढ़ गई। रिचर्ड आर्कराइट ने सूती काटने के लिए स्पिनिंग फ्रेम का आविष्कार किया है जिससे हम हाथ से सूती काटने का काम बंद हो गया। कैम्पटन ने स्पिनिंग म्यूल नामक मशीन बनाई। कैप्टन जो थे वो क्या स्पिनिंग नामक म्यूजिकल नामक क्या करते हैं मशीन बनाते हैं। इन मशीनों के आधार पर इंग्लैंड में खर्च में हुए बारीक सूती अधिक मात्रा में बनाए जाने लगे। इससे वस्त्र उद्योग क्रांति में क्या हो गई आ गई इससे वस्त्र उद्योग में क्रांति आ गई। प्रश्न संख्या 15 देखिएगा 1813 में 13 ईस्वी का चार्टर एक्ट क्या था। 1813 ईस्वी का चार्टर जो एक्ट था वो क्या था। तो 1813 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम था। उस टाइम द्वारा क्या ब्रिटिश के संसद के द्वारा एक पारित किया गया नियम था जिसमें व्यापार पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। जो व्यापार से क्या कर दिया गया तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो आधिपत्य समाप्त कर दिया गया। उसके स्थान पर मुक्त व्यापार की नीति यानी कि पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड का अनुसरण किया गया। क्या करते उसके बाद जो मुक्त व्यापार की नीति थी उसको हटाकर मुक्त व्यापार की नीति को लाकर क्या कर दिया अनुसरण किया गया। तो ये 15 आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे प्यारे साथियों। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है इम्पोर्टेंट है महत्व है ठीक है ना। इसी में से प्रश्न आएगा तो इसी में से नहीं तो एक भी प्रश्न आपको नहीं आएगा। तो ये देखिए ऑब्वियसली बात है कि तो इसमें से कुल 2 ही प्रश्न आएंगे ठीक है ना। और प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होता है तो प्यारे साथियों याद रखिएगा 2 नंबर का यानी कि 2 × 2 = 4 यानी कि 4 नंबर का आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर हो गया और 6 नंबर का ऑब्जेक्टिव जाके देख लीजिएगा। अगर नहीं देखे होंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लीजिएगा बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बताया गया है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ठीक है ना। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।